क्या आंसर आ रहा है? ए, बी या सी? इसमें भी एन फैक्टर निकालना पड़ेगा, और मैग्नीशियम का एन फैक्टर 2 होगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है। Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mg सॉलिड, एन फैक्टर मैग्नीशियम का 2 होगा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, W इक्वल टू E बाई एफ आई टी। और यहाँ पे W रख दीजिए 28 ग्राम, और E होगा बच्चों M बाई एन फैक्टर, और मोलर मास मैग्नीशियम का सबको पता होना चाहिए 24 होता है। Mg का एटॉमिक मास 24, तो E हो गया 24/2, 96,500। IT होता है चार्ज यानी Q। बस इतना सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 12, तो Q आ जाएगा 28 इंटू 96,500 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, 2.25 इंटू 10⁵ कूलम। यस, एकदम सही दिया आंसर, डी ऑप्शन होगा आंसर। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, और इलेक्ट्रोलिसिस का हर क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ फैराडे के सेकंड लॉ पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड थे। हालांकि फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो कोई नया लॉ नहीं है, मैंने पढ़ाया था कि अगर आई और टी कांस्टेंट कर दें, आई और टी कांस्टेंट कर दें तो एफ तो कांस्टेंट होता ही है। अगर आई और टी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। इसी को कहते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through three cells, 3 सेल दे रखे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, containing जिंक सल्फेट और वाटर और कॉपर सल्फेट। एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक वाटर है, और एक सेल पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब कहा जा रहा है फाइंड द मास ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन produced, find the mass of zinc and hydrogen produced when 6.25 gram copper is
प्रोड्यूस, जबकि आपको कॉपर का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है बल्कि मोलर मास दे रखा है कॉपर का 63.5 और जिंक का मोलर मास दे रखा है 65। दोनों के बच्चों मोलर मास दे रखे हैं, कॉपर का भी जिंक का भी। तो आपको बताना है कि जिंक कितने ग्राम बनेगा और हाइड्रोजन कितने ग्राम बनेगा। तो देखिए पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो सीरीज कनेक्शन है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर 3 डिवाइसेस सीरीज में लगा दे तो करंट उसमें सेम अमाउंट की पास होती है। बोलो बच्चों, ये पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि इन तीनों सॉल्यूशन में करंट सेम अमाउंट की पास हो रही है, और जाहिर सी बात है सीरीज कनेक्शन है तो टाइम भी सेम ही लग रहा होगा, यानी करंट और टाइम सेम दे दिया है। तो 100% ये क्वेश्चन फैराडे के सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। आप लगा दीजिए। सबसे पहले फॉर जिंक सल्फेट एंड वाटर, यहाँ पे लगा दीजिए W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब करंट जाएगी तो जिंक डिपॉजिट होगा, माना X ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, और वाटर के सॉल्यूशन में करंट जाएगी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन गैस का मास बच्चों यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे कॉपर का मास दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे हम जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन एक अननोन तभी सॉल्व हो पाएगी जब एक नोन हो। तो W1 जिंक का मास है और W2 कॉपर का मास होगा, और कॉपर का मास 6.25 है। E1 यानी जिंक का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 65 अपॉन, जिंक का एन फैक्टर बच्चों 2 होगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn सॉलिड बनाता है, और कॉपर का भी एन फैक्टर 2 ही होता है। तो इसका मोलर मास है 63.5 और एन फैक्टर 2 है, 2 कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां से x आ जाएगा। बताइए बच्चों, इसको सॉल्व करके बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कि कितने ग्राम जिंक बनेगा। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इन दोनों में हमने फैराडे का सेकेंड लॉ लगा दिया है। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, कैलकुलेशन फास्ट किया करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 65 इंटू 6.25, और ये इधर चला जाएगा तो 63.5 नीचे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 6.4 ग्राम आंसर आएगा। चेक करो बच्चों, 6.4 ग्राम आ रहा है कि नहीं। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। और वाटर एंड कॉपर सल्फेट, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 बाई E2 लगाते हैं। W1 एक्स मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का मास, W2 कॉपर का मास है, और कॉपर का मास दे रखा है 6.25। इक्विवेलेंट वेट, हाइड्रोजन का भी एन फैक्टर 2 ही होता है, मोलर मास 2 होता है,
तो 2/2 और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है 63.5 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये 2 इंटू 6.25, चलिए बताइए बच्चों सब लोग, हाइड्रोजन गैस का मास कितना आ रहा है यहाँ पे? जीरो 0.19 0.19 एकदम सही आंसर है, 0.19 ग्राम एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर हमने कई क्वेश्चन कराए। बेसिक फॉर्मूला वही है, W इक्वल टू E/F/IT, उसी से ही सारे फॉर्मूले डिराइव हैं, चाहे ये वाला फॉर्मूला W1/W2 इक्वल टू E1/E2, और चाहे वो जो वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद कर लीजिएगा, IT अपॉन F इंटू N फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, तो कल आपकी जो क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल। हेडिंग डाल लीजिए, कल हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो आपने पढ़ लिया जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, एक और सेल आपके सिलेबस में है जिसे गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो कल जो आपकी क्लास होगी उसमें गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज थोड़ा सा लिंक भेजने में टाइम लग गया था क्योंकि वो कैमरा थोड़ा एडजस्ट करने में समय हो रहा था। ठीक है, तो कल आपकी क्लास होगी और उसमें ये गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? नो सर। हाँ, टुमारो टाइमिंग वही है 3 बजे। सॉरी, कल की जो टाइमिंग होगी वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे होगी कल आपकी क्लास शाम को। जैसा होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कल सुबह डाल दूंगा कल की क्लास की टाइमिंग। ठीक है, ओके ओके, बाय स्टूडेंट्स।